वेलकम बैक अगेन अ न्यू चैप्टर। आज का जो चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए स्पेशल है और बैकग्राउंड है 12th के लिए। ठीक है, तो ये जो वर्ड मैं कहता हूँ ना, बैकग्राउंड है 12th के लिए, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लिया करें जितने भी 12th वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो 10th में जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो आपका बैकग्राउंड है, बेस है, उनको समझे बिना आप 12th का मैटर नहीं समझ सकते। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पहले डेफिनेशन आपकी यहाँ पर स्टार्ट होती है वो हम लेते हैं आपका करंट से। ठीक है, सबसे पहले करंट पर फोकस कर लीजिए। करंट को आप दिखाते हैं आई से, और अगर फॉर्मूले की बात की है तो उसका फॉर्मूला बनता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना आवेश आपका प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो वही है आवेश जो होता है आपका विद्युत धारा के बराबर होता है या करंट के बराबर होता है। टी इक्वल्स टू अगर आप 1 सेकंड प्लेस करते हो तो यहाँ पर टी की जगह आप जब 1 लगाएंगे तो आई का मान किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट सेकंड। इसके न्यूमेरिकल्स में अगर आप को अगर मिनट में टाइम दे रखा हो तो आपको बहुत ज़रूरी होगा कि आप उसको सेकंड में चेंज कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, द करंट ऑफ फ्लो अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। आई की वैल्यू लिख लिया आपने, 0.5 एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होती है। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रिक फिलामेंट में से बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है उसमें 10 मिनट यानी टी इक्वल्स टू 10 मिनट के लिए करंट पास ऑन हो रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, आपको यहाँ पर चार्ज का पता करना है, क्यू का मान कितना होगा इसके लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और जैसे मैंने बताया कि आपको इस समय टी जो 10 मिनट्स दे रखा है उसको आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सभी को पता है क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 सेकंड का। तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 60 दिस वैल्यू इक्वल्स टू 600 सेकंड। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू टी। यानी सीधा सीधा पता करना है आपको, आई और टी का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, और टी का मान कितना, 600। ठीक है, 600 का आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डेसिमल से इसकी एक ज़ीरो ख़त्म होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का 6 में 30 यानी 300 कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से कह रहे हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हों तो आपको ज़रूरी है कि वहाँ पर समय जो दे रखा है उसको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट जो इस चैप्टर में मैंने शामिल किया, एक तो है पोटेंशियल एंड थर्ड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में कहें तो विभव और विभवांतर। ठीक है, तो पोटेंशियल विभव और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, दोनों में क्या अंतर है उसको समझने के लिए सर्किट डायग्राम समझते हैं। सर्किट डायग्राम में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो सर्किट डायग्राम कुछ अलग से नहीं होता है, सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है, तरीका होता है किसी भी परपथ को यानी किसी सर्किट को शो करने का, दिखाने का। तो यहाँ पर जैसे एक सर्किट लेते हैं और इसमें कोई भी डिवाइस लगा देते हैं जिसका इंटरनल उसका जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक सेल से। अभी काफ़ी कुछ बताना है, सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है। नंबर ऑफ़ सेलों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपकी बैटरी कहलाती है। और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे हमेशा आप जो करंट का फ्लो दिखाते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो बड़ी वाली लाइन है इससे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस प्रतीक से, हम किस किस सिंबल से क्या क्या दिखाते हैं। ठीक है ना, तो पॉजिटिव लाइन और दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल को समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो जो चार्ज आपका यहाँ से लेके इस पूरे सर्किट में चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जितना भी वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन Q। यानी चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट पूरे परपथ में आपको प्रोवाइड करने में जितना काम किया जाएगा, ठीक है, वो आपका पोटेंशियल कहलाएगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो कोई से भी दो पॉइंट, ठीक है ना, किसी भी परपथ में कोई से भी दो पॉइंट ले लीजिए आप। जैसे मान लो इसको अगर हम A और B पॉइंट कहते हैं तो A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ पर जो विभव होगा उसको हम V1 कह लो या VA कह लो
यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसे BV कह लीजिए। क्यों? क्योंकि आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ कम काम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों पॉइंटों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो उसे हम सिर्फ डेल्टा V से दिखा देते हैं भाई, ठीक है। तो डेल्टा V से जो आप दिखा देंगे तो वर्क डन में अंतर है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा? या तो डेल्टा W लिख लीजिए अपॉन किसके बराबर? चार्ज को ही ले जा रहे हैं, आवेश उतना ही आपको ले जाना है, चार्ज में कुछ दिक्कत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब आप V की बात करते हैं यानी पूरे सर्किट के बारे में बात करें तो आप बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। परपथ में यानी सर्किट के किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। दोनों के यूनिट्स में क्या डिफरेंस होगा भाई? दोनों के यूनिट्स में क्या अंतर आएगा, है ना? मात्रकों में क्या अंतर आएगा? तो W ऊपर है यानी जूल अपॉन आवेश नीचे है यानी कूलाम, जूल पर कूलाम। सेम हेयर, यहाँ पर भी W ऊपर है, आवेश नीचे है, जूल पर कूलाम, यानी आवेश इनके मात्रकों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। या तो जूल प्रति कूलम कर ली, या एक और वर्ड हम इसमें यूज़ किया था वो था वोल्ट, ठीक है ना। तो वोल्ट का और यूज़ करते हैं। तो जो आपका पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, उनके फॉर्मूले में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। W/Q डेल्टा W/Q से परिभाषा डेफिनेशन में थोड़ा अंतर है, वो आपके समझ में आएगा सभी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक डेफिनेशन अक्सर लिखी रहती है बुक्स में कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन दीजिए, ठीक है ना, 1 वोल्ट की परिभाषा दो। तो इस 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो इसके फॉर्मूले से ही निकलती है कि V = W/Q। ओके, V का मान 1 कब आएगा? जब वर्क डन आपका जो किया गया कार्य है वो 1 जूल हो, और जो आवेश है, जो चार्ज है, वो आपका कितना होना चाहिए? 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में आपको फ्लो करने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ता है, जितना भी वर्क डन है, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट 1 वोल्ट। ओके, अगर हिंदी में कहें तो 1 कूलम आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही 1 वोल्ट के बराबर होता है, या किया गया कार्य विभव कहलाता है, या 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। हाउ मच द वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है दिस इज इक्वल्स टू 2 कूलम टू सी across the 2 points having a potential difference is 12 वोल्ट, ठीक है। तो V = 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 12 वोल्ट का है। मतलब यही है कि अगर किसी चार्ज को 2 कूलम का जो चार्ज है उससे कितना कार्य होगा, कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका मान पता करना है आपको? W का। हाउ मच वर्क डन, ठीक है। तो हाउ मच वर्क डन मतलब कितना कार्य आपको पता करना है। अगर चार्ज कितना हो, 2 कूलम का चार्ज हो 2 पॉइंटों के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ कितना दे रखा है? 12 वोल्ट का। तो सीधा मतलब है कि आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, V = W/Q। और यहाँ से अगर जो वैल्यू आपकी दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी हैं? विच वन इज गिवन? दैट Q एंड V, ठीक है। पूछा किसका मान है? W का मान पूछा। तो W = पहले वैल्यू पता कर लीजिए, वैल्यू मतलब इसका मान निकाल लीजिए। तो सीधा मतलब है यहाँ ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा आपका? QV के आ जाएगा। अब केवल आपको उनके मान भर रखने हैं, वैल्यू प्लेस कर दीजिए। Q का मान कितना? 2 कूलम इंटू V का मान कितना? 12, ठीक है। तो 12 2 = 24, तो ये आपका आंसर आएगा 24 इतना जूल। ये W आ गया वर्क डन, इतना कार्य आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ सिंबल्स का गेम, ठीक है। देखते हैं इनमें से कौन कौन से सिंबल्स को आप अच्छे से जानते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला सिंबल जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ वो है आपका एक बड़ी लाइन और एक ये छोटी लाइन, ठीक है। सभी लोग समझ रहे होंगे, तो फटाफट से इस चित्र को देख के अपना नाम उसके सामने लिख दीजिए। क्या कहते हैं सिंबल को? ये आपका सेल, ठीक है, ये आपका है सेल, ठीक है। अब पहला सिंबल हमने ये ले लिया। दूसरे सिंबल में अगर कई सारे सेल इस तरीके से लगा दिए जाएं, ठीक है, इस तरीके से लगा दिए, एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स आपने किस क्रम में लगा दिए? ये आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस तरह से अब इस सिंबल को आप क्या कहेंगे? क्या सेल कहते हैं? सेल कहना गलत होगा, ठीक है। क्यों? कि उसमें कई सारे सेल लगे हुए, तो उसको आप क्या कहेंगे? बैटरी, ठीक है। बैटरी में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं, ठीक है। तो आपका ये इंडिकेशन क्या शो करता है? बैटरी। और सिंबल का मतलब वही कि बड़ी वाली जो लाइन है वो आपको पॉजिटिव है, छोटी वाली लाइन आपका नेगेटिव है। ओके, थर्ड पॉइंट पे हम लोग लेने आ रहे हैं, इसको पहचानिए और बताइए दिमाग में ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह की जिगजैग लाइन जहाँ पर भी आपको मिले वो आपका कहलाता है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, ये सेल, हिंदी में भी यही लिखेंगे, सेल है बैटरी, और रेजिस्टेंस को बोलें तो प्रतिरोध। ओके, अब प्रतिरोध के लिए एक चीज़ और करते हैं कि अगर इसके ऊपर आपने एक एरो का निशान लगा दिया, ऐसे बनाइए, और एक तिरछा निशान ऐसे करके लगा दिया, तो ये क्या है? ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है,
वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसका मतलब क्या होगा वेरिएबल का कि इसका मान लगातार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक सिंबल और बना दिया जाता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस बनाया और इसके ऊपर एक एरो का निशान और इस तरह से लगा दिया जाए। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पर ये भी RH यानी रेजिस्टर्ड का काम करता है। RH यानी धारा नियंत्रक हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। ठीक है, जिससे धारा के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और धारा के मान को कम या ज़्यादा आप कैसे कर सकते हैं, जब प्रतिरोध के मान को घटा या बढ़ा सकते हो। जब घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसका मतलब हो गया वेरिएबल है। ठीक है ना, तो ये सब सिंबल लगभग एक, ये दोनों वाले सिंबल एक ही जैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेते हैं सिंबल्स। इसके बाद देखते हैं इसको, ये इस तरीके से अगर कहीं आपको मिले तो ये होती है की। ठीक है, कीज़ होती है और कैसी है, ये ओपन है यानी खुली हुई है। ठीक है, या कुंजी कह लीजिए, हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे इसको, ये आपकी कुंजी। ठीक है, और भी अगर उसमें समझना चाहें तो ये आपकी चटकनी है। ठीक है, ऑन ऑफ करने वाला स्विच है, जिसके आपके द्वारा उसको बंद या ऑन कर सकते हैं। तो उसमें ओपन सर्किट है। ठीक है, इसमें करंट पास ऑन नहीं होगा। वहीं पर अगर आप इसके बीच में डॉट लगा दिया भाई, ठीक है, क्या लगा दिया, इस तरीके का निशान अगर आपने लगा दिया तो इसका मतलब होता है तो ये की ही। ठीक है, लेकिन इस समय ऐसी क्या है, ये क्लोज्ड है यानी ये वर्क में है, ये करंट का फ्लो कर रही है। ओके, तो ये आपका 6.7 सिंबल ये हुआ। 8th सिंबल पे हम लोग लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए। ठीक है, कहीं पर इस तरीके का सिंबल अगर बना हुआ है तो ये आपका है इलेक्ट्रिक बल्ब, या कोई भी डिवाइस अगर लगा रखी हो तो उसको वो कह देगा ये इलेक्ट्रिक आपका बल्ब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे 9 पे हम लोग लेते हैं क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इस तरीके का टर्मिनल अगर कहीं पे लगा हुआ है तो ये आपका जंक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, जंक्शन है, ये तार इसके साथ में अटैच है, जंक्शन कहलाता है। यहाँ पर धाराएं क्या हो रही हैं, आपकी मिल रही हैं। ठीक है ना, आपकी धाराएं मिल रही हैं। और 10 पे अगर हम शामिल करके देते हैं, जैसे अगर कोई वायर है और इस वायर के ऊपर से ऐसे करके कोई वायर निकला हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, और ये दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग हो रही है वायर्स की, और ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया जा रहा है। तो ये 10 पॉइंट आपके हुए। इसके बाद एमीटर वोल्टमीटर के सिंबल को समझ लीजिए। तो एमीटर में यहीं पे लिख देते हैं, तो उसका कुछ सिंबल नहीं है, मतलब ए बना हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि ये एमीटर लगा हुआ है। एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम होता है धारा को मापना। ठीक है, धारा का मेजरमेंट होता है। वोल्टामीटर का काम क्या है, वोल्टामीटर के लिए वी लिखा हुआ होगा। ठीक है, किसी भी जगह पर इसी तरह के सिंबल के अंदर, तो उसका मतलब है वोल्टमीटर, और वो आपका पोटेंशियल नापेगा यानी विभव नापेगा। ठीक है, 13 में अगर आप और भी थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो आगे आपको मिलने वाला है जी, कैपिटल जी लिखा हुआ होगा। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर या धारामापी। ठीक है, धारामापी से क्या मतलब, ये केवल धारा की उपस्थिति बताता है, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकता। और भी 12th क्लास में अगर आप देखना चाहें तो ये देखेंगे कि गैल्वेमीटर को चाहें तो हम एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर उसका रूपांतरण दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, गैल्वेमीटर को एमीटर में चेंज करना या गैल्वेमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना। ओके, 14 पर एक और चीज़ हम लिख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि दो अगर पैरेलल लाइन एक दूसरे के साथ में दे रखी हों तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं इसको। और ये संधारित्र आपका कैपेसिटर यानी आवेश को संचित करता है। ठीक है, धारा आवेश का संग्रह करता है, आवेश को नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ में इस तरह के और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। मुझे खुशी होती है कि आप लोग सीख रहे हैं, तो आप मेरी ये मेहनत जो है ये केवल तभी सफल है जब आप इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द पर्पज़, क्योंकि इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे। और रेजिस्टेंस सीरीज में भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना, उन सबको और देखना है, और इनमें हीटिंग क्या होती है। ठीक है ना, इसमें जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसको और स्टडी करना। इंटरमीडिएट में रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल वाले हटा दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें न्यूमेरिकल्स अगर आएँ तो आप प्रतिरोध में जोड़ना नहीं जानेंगे या पैरेलल में जोड़ना नहीं जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।